जय हिंद दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि इतने दिन तक आप लोगों ने मुझे प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के साथ झेला। ठीक, मतलब बहुत भारी भरकम किताब है ये, क्योंकि हर लाइन में फैक्ट होता है और इसको इंटरेस्टिंग बनाना बड़ा ही जो है मुश्किल काम होता है। ठीक, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाना तो ठीक है, जो पढ़ा रहा है वो तो पढ़ा ही रहा है, लेकिन इसको पढ़ना भी बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन आप लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। ठीक, कि आप लोग उतना पेशेंस आप लोगों ने रखा और आप लोगों ने पढ़ाई की। ठीक, चलिए, तो आधुनिक भारत हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन आधुनिक भारत शुरू करते टाइम जो है सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है उत्तरकालीन मुगल सम्राटों को के बारे में पढ़ने की, क्योंकि ये क्या है, लिंक्ड हैं। ये आधुनिक भारत से लिंक्ड हैं। तो छोटा सा टॉपिक है, 10-5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा ये, है ना। 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। हम लोग सीधे एंट्री मारेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक, काफ़ी दिनों से आप लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक, तो जो लोग रिवीजन के साथ पढ़ाई किए हैं और PYQ लगा लिए हैं उनको अधिकतम बधाइयाँ। ठीक, जितनी बधाई हो सकती है उतनी बधाई, क्योंकि फिर उनका एग्ज़ाम रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक ना, उनका PT क्वालिफाई करने से उनको रोकना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा अगर लूसेंट पर और PYQ पर पकड़ बना ली जिन लोगों ने। तो उत्तरकालीन मुगल सम्राट, तो सबसे पहले उत्तराधिकार युद्ध की बात होती है तो गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया। ये तो बेमतलब का, कोई बहुत पहला ही लाइन बेमतलब का। देखिए, मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक। ठीक, तो अवध के संस्थापक कौन थे? सादत खान। ये बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे दे देगा मुर्शीद कुली खां, आप परेशान हो कौन है मुर्शीद कुली खां, कहाँ से आ गए। ठीक, तो अवध के नवाब कौन थे? सादत खां। हैदराबाद के कौन थे? चिंकिलिच खां और निजाम उल मुल्क। चिंकिलिच खां या निजाम उल मुल्क असफ जहां। ठीक, रुहेलखंड के वीर दाऊद अली मोहम्मद खां। बंगाल के मुर्शीद कुली खां। बंगाल के कौन है? मुर्शीद कुली खां। कर्नाटक के सादुतुल्ला खां और भरतपुर के चुरामान और बदन सिंह। इसमें दो आप बहुत अच्छे से याद रखिए, 2-3। अवध सादत खां, हैदराबाद चिनकिलिच खां और बंगाल मुर्शीद कुली खां। इन तीनों को एटलीस्ट आप अभी ध्यान रखिए। ठीक, कह रहा है जो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी और सादत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। ठीक, तो यदि कभी आपसे पूछे कि मीर मोहम्मद अमीन किसका नाम था, किसका नाम था? सादत खां का। सादत खां का नाम था। ठीक, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने यदि पूछे कि सादत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसने दी थी, तो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने। किसने दी थी? मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने दी थी। क्लियर? मुअज्जम, मुअज्जम यह किसका नाम था? ऐसे पेपर में दे दे आपका कि मुअज्जम किसका नाम था। ठीक, बुरहानुल मुल्क का, बहादुर शाह जफर का, ठीक, शाह आलम द्वितीय का। ऐसे विकल्प में अगर दे तो आप किस विकल्प को चुनेंगे? बहादुर शाह का। किसका नाम था? बहादुर शाह का। बहादुर शाह का नाम क्या था? मुअज्जम। और शाह बेखबर के उपनाम से किसको पुकारा जाता था? इन्हीं को, यानी मुअज्जम या शाह बेखबर। मुअज्जम या शाह बेखबर, किसी भी बात की चर्चा की जाए तो आपका उत्तर क्या होगा? बहादुर शाह। क्लियर? उसके बाद बात करेंगे जहांदार शाह। तो इनका क्रम भी देखते जाइए, इनका क्रम भी देखते जाइए। ठीक ना, इनका क्रम भी मैंने आपको इसीलिए चेता दिया, इनका क्रम भी देखते जाइए ताकि ये आए अगर कभी। ठीक, कि सबसे पहले कौन था? सादत खां, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर। इन लोगों को दे दे क्रम से लगाने के लिए तो आप लगा पाए। ठीक,
देखिए, अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश किस शासक ने किस मुगल सम्राट ने दे रखा था? जहांदार शाह ने। किसने दे रखा था? जहांदार शाह ने। किसने दे रखा था? जहांदार शाह ने। ठीक। फिर सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता था। तो यदि प्रश्न पूछे आपसे कि मुगल कालीन इतिहास में किन्हें किन्हें जो है वो शासक निर्माता के रूप में जाना जाता था, तो आपका उत्तर क्या होगा? सैयद बंधु। सैयद बंधु अगर उत्तर में दिया है तो सैयद बंधु, या फिर हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खां का नाम दिया है तो हुसैन अली खां, अब्दुल्ला खां, ऐसे दे सकता है। ए पे हुसैन अली खां, बी पे अब्दुल्ला खां, सी पे कुछ और, डी पे कुछ और। तो ए और बी ऐसे करके तो ध्यान रखिएगा। मैं सारे आपको मैंने विकल्प बता दिए, जैसे जैसे प्रश्न बन सकते थे वो सब मैंने आपको क्या किया, बता दिया। क्लियर है ना? घृणित, ये देखिए घृणित कायर की भी बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता था? लंपट मूर्ख कहा जाता था या लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था किसे? जहांदार शाह को। किसे जाना जाता था? जहांदार शाह को जाना जाता, ठीक ना? और घृणित कायर के रूप में किसे जाना जाता था? घृणित कायर के रूप में फर्रुखसियर को जाना जाता था। किसको? फर्रुखसियर को जाना जाता। ठीक। चलिए अब अगली बात करेंगे। ये 1715 में एक शिष्टमंडल जॉन सुरमन के नेतृत्व में भारत आया। जॉन सुरमन के नेतृत्व में भारत आया। यह शिष्टमंडल किसके दरबार में पहुंचा? किसके दरबार में पहुंचा? फर्रुखसियर के। किसके दरबार में पहुंचा? फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचा था। किसके दरबार में पहुंचा था? फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचा था। क्लियर? फर्रुखसियर के साथ क्या समस्या थी कि एक उसको घाव लग गया था, और वो घाव जो थी इतनी गंभीर हो गई थी कि जैसे लग रहा था कि बस उसका जान लेके ही छोड़ेगी वो। तो जो शिष्टमंडल गया था उसमें हैमिल्टन नाम के एक डॉक्टर थे, नाम ध्यान रखें, हैमिल्टन। ठीक। इन्होंने इलाज कर दिया फर्रुखसियर का। तो कहावत है कि भैया जिसने जान बची तो लाखों पाए। ठीक। तो फर्रुखसियर की जान बच गई। फर्रुखसियर की क्या हो गई? जान बच गई। और खुश होकर इसने क्या किया? कि अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने की अनुमति और अंग्रेजी सिक्कों को क्या की इसने? मान्यता दे दी। ठीक। और फर्रुखसियर की इसी घोषणा को क्या कहा गया? ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा। क्लियर? ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा किसने जारी किया? फर्रुखसियर ने। किसने जारी किया? फर्रुखसियर ने जारी किया। ठीक। नेक्स्ट है जो मोहम्मद शाह, इसको बोलते हैं बहुत, जैसे जो सब तितलियों के आगे पीछे मंडराते रहते उसको सब बोलते हैं थोड़ा रंगीला मिजाज है, बच के रहना, कहते हैं ना सब लोग। ठीक। थोड़ा रंगीला मिजाज है, बच के रहना। तो ये सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान रखता था और इसलिए इसको क्या कहा जाता था? रंगीला बोला जाता था। रुझान तो सभी लोग रखते हैं, लेकिन ये कैसा रखता था कि इसका नाम जो है क्या पड़ गया? रंगीला। ठीक। इसका नाम क्या पड़ गया? रंगीला पड़ गया। तो कुछ लोग देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे बताओ सर कह रहे हैं सबको पड़ता है। ठीक है। बस यही सब सुनना चाहते हैं आप लोग, ये रंगीला वंगीला तो बाद में देखा जाएगा। ठीक। बस लड़कियों की बात हो जाए, बस लड़कियों का मजाक उड़ जाए थोड़ा सा, तो लड़के खुश हो जाएंगे। ठीक। लेकिन मजाक उड़ाने की चीज़ नहीं है, दे मस्ट बी रिस्पेक्टेड। ठीक है ना? हालांकि आजकल माहौल काफ़ी ख़राब चल रहा है सब। ठीक। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा चैप्टर हम लोग कंप्लीट करते हैं। थोड़ा मन दुखी हो जाता है, कुछ फालतू चीज़ें याद आ जाती हैं तो। ठीक। जैसे अभी कैलकटा वाला इशू हुआ, फिर अभी
इशू हो गया, आज मैं देख रहा था तो लखनऊ में कुछ इशू हो गया, तो काफ़ी माहौल ख़राब चल रहा है, पता नहीं क्या ही हो रहा है। फिर नीच मानसिकता के लोग बेहुदे ना, उनको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, पर ठीक है, कोई बात नहीं, वो हालांकि क्लास में नहीं चर्चा करनी चाहिए, लेकिन बात आ गई तो ठीक। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेकों ख्यालों की रचना की। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने क्या किया, अनेकों ख्यालों की रचना की थी। देखिए यहाँ से भी प्रश्न आया था पीसीएस 2023 में, क्या हुआ था, प्रश्न आया था यहाँ से, ठीक ना, पीसीएस 2023 में यहाँ से प्रश्न आया था। ठीक, देखिए हैदर बेग ने 1720 में सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। किसने की, हैदर बेग ने, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। किसके शासन काल में हैदराबाद के चिनकिलिच खां ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी? किसके शासन काल में, मोहम्मद शाह के शासन काल में। और यही थोड़ा सा घुमा दे कि मोहम्मद शाह के शासन काल में किसने हैदराबाद की जो है, हैदराबाद नामक राज्य की स्थापना की, तो चिनकिलिच खां ने। क्लियर। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने की थी, ये तुरानी था, ठीक ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तुरानी सैनिक, यही। हाँ, एक चीज और, जरा ये आप लोग कमेंट करके बताइए तो, ये तुरानी सैनिक का मतलब क्या है, तुरानी कौन है। देखिए मेरे लिए बहुत आसान है, मैं भी गूगल करूंगा, गूगल करके बता देता, मैं भी बहुत भगवान नहीं हूँ कि हर चीज़ मुझे आता है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग बताइए गूगल करके, तुरानी कौन, किनको कहते थे। ठीक है, और ज़रूर मैं कमेंट बॉक्स देखूंगा, चेक करूंगा कि आपने कमेंट किया कि नहीं किया। ठीक, मैं कमेंट बॉक्स चेक करता हूँ लगभग डेली, डेली ही मैं कमेंट बॉक्स चेक करता हूँ। ठीक, और उसमें जो बच्चे रिप्लाई करते हैं तो अच्छा लगता है उन बच्चों का रिप्लाई देख करके कि हाँ ये क्लास के प्रति गंभीर हैं, ये पढ़ रहे हैं। जिन्होंने अगर कमेंट में जवाब दिया है तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में रहता है उन बच्चों का नाम, ठीक है, कहीं ना कहीं उन बच्चों का जो है दिमाग में मेरे नाम रहता है। ठीक है, सभी बच्चे जो कमेंट करते हैं, 4-5 हैं जो रेगुलर कमेंट करते हैं, वो लोग हैं। ठीक, तो खैर भगवान नहीं हूँ मैं, उनको अधिकारी नहीं बनवा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनका जानने वाला हूँ तो उनको मैं कलेक्टर बनवा दूंगा, बट ठीक है, अच्छा लगता है कि मतलब वो बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने कब दिल्ली पर आक्रमण किया था? 1739 में, 1739 में। कब किया था? 1739 में किया था, ठीक ना। उस समय दिल्ली का शासक कौन हुआ करता था? दिल्ली का शासक कौन हुआ करता था? मोहम्मद शाह हुआ करता था। कौन हुआ करता था? मोहम्मद शाह, ठीक ना। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता था? ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता था? ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता था? नादिर शाह को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? नादिर शाह को कहा जाता था। ठीक, लगभग नादिर शाह ने लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि, 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते हाउस, पीकॉक थ्रोन तथा कोहिनूर हीरा लेकर के, मतलब चोरी करके लेके भाग गया। ठीक, लुटेरा लूट के लेके भाग गया। ठीक, उसका मयूर सिंहासन पर बैठने वाला, यानी जब तक मयूर सिंहासन यहाँ पर था ये लूट लूट के लेके चला गया, तो यानी अंतिम बार कौन बैठा मयूर सिंहासन पर? मोहम्मद शाह। कौन बैठा? मोहम्मद शाह बैठा। नेक्स्ट है, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया। तो जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया 1803 में, उस समय कौन था, किसका शासन था? शाह आलम द्वितीय का। किसका? शाह आलम द्वितीय का। ठीक, ये देखिए ये क्रम है, ये क्रम याद कर लीजिए, क्रम याद है। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू लर्न दिस क्रोनोलॉजी। ठीक है, मतलब निवेदन करता हूं आपसे इस बात के लिए कि आप इसको रट ले, यहां से प्रश्न आता है। ठीक,
बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुख सियर, फिर मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर। तो देखिए इसमें इसको मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा तो कि हो सकता है एग्जाम टाइम में मेरी बात आपको याद आ जाए। देखिए बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर ये याद रहेगा ना, 1857 के युद्ध के समय थे ये दिल्ली में, बहादुर शाह जफर, ठीक ना, इन्हीं के पास जाते हैं। ठीक, और देखिए यहाँ पे बहादुर शाह लिखा है, लेकिन ये बहादुर शाह है, सिर्फ ये बहादुर शाह जफर है। ठीक है, इसके बाद इनका नाम फर्रुखसियर, फर्रुखसियर, फर्रुखसियर का, और उसके बाद किसका, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह, ये दोनों बहादुर शाह और सबसे लास्ट में बहादुर शाह जफर, ये दोनों याद रखिए। फिर फर्रुखसियर के बाद आए थे शाह आलम द्वितीय, ये ध्यान रखिए। ये 3-4 नाम जो है एटलीस्ट आप इतना ध्यान रखिए, हो सकता है कि अगर क्रम में आए लगाने के लिए तो आप वहां पे लगा जाएं। ठीक, और बाकी मैं यही प्रयास करूंगा, आपसे बोलूंगा कि आप लोग पूरा पढ़ लीजिए। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 में। किनके मध्य हुआ? मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेना के मध्य हुआ। किसके मध्य? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के सेना के मध्य हुआ था। ठीक, इसमें मराठाओं की क्या हुई? हार हो गई। मराठा क्या हो गए? हार हो गए, और अहमद शाह अब्दाली क्या हो गया? जीत गया। अहमद शाह अब्दाली जीत गया। ठीक, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद खां, या फिर ऐसे पूछ दे अहमद खां किसका वास्तविक नाम था? अहमद खां किसका वास्तविक नाम था? अहमद खां किसका वास्तविक नाम था? तो अहमद शाह अब्दाली का था। अहमद शाह अब्दाली 8 बार, जैसे गजनवी का पूछा है ना कितनी बार भारत पर आक्रमण किया, या फिर तो ऐसे पूछ सकता है वह कौन सा विदेशी आक्रमणकारी था जिसने भारत पर 8 बार आक्रमण किया, तो क्या बोलेंगे? अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। ठीक, शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने करवाई? कादिर खान ने, कादिर खान ने 1806 में। ठीक, बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफर बोला गया, यही अंतिम मुगल सम्राट था, यही अंतिम मुगल सम्राट था। ठीक, 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया और कहां भेजा? कहां भेजा? रंगून। रंगून, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज के समय में रंगून कहां पर है? बताइए रंगून जो है वो कहां पर है? रंगून कहां पर है बताइए, और रंगून का नया नाम क्या है, कुछ है भी कि नहीं? ठीक, लाल किला, लाल किले में एक महल है जिसका नाम है हीरा महल। हीरा महल उसे किसने बनवाया? बहादुर शाह जफर ने बनवाया। किसने बनवाया था उसे? बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। ठीक, मशहूर शायर हैं एक मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब, कहते हैं ना गालिब गालिब, बार बार याद आता है ना मिर्जा गालिब, वो किसके शासनकाल में जो है भारत में थे? बहादुर शाह जफर के ही शासनकाल में थे। तो 1857 की जब लड़ाई हो रही थी तो बहादुर शाह जफर कहां पर थे उस समय? बताइए आप लोग, 1857 की जब लड़ाई हो रही थी बहादुर शाह जफर उस समय कहां पर थे? कहां पर थे बताइए, कमेंट करके बताइए। ठीक, और शायद इन्हीं का बहादुर शाह जफर का ही तो शायद चलिए उसका तात्या टोपे के बारे में जब वो आएगा उस समय बात करेंगे हम लोग। ठीक, फिर उसके बाद है हयात बख्श बाग, लाल किला दिल्ली में स्थित है। दिल्ली के लाल किला में हयात बख्श बाग कहाँ पर स्थित है? दिल्ली के लाल किला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हयात बख्श बाग दिल्ली के लाल किले में। और हीरा महल, यह भी दिल्ली के लाल किले में स्थित है, यह भी दिल्ली के लाल किले में स्थित है। तो हीरा महल को किसने बनवाया है? बहादुर शाह जफर ने। किसने बनवाया है? बहादुर शाह जफर ने। ठीक, तो ये हो गया इतना। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर। ठीक, जिसको हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास से अपने पढ़ेंगे, मतलब सही मायने में मॉडर्न हिस्ट्री यहीं से स्टार्ट होती है। मॉडर्न हिस्ट्री क्या होती है? यहीं से स्टार्ट होती है। तो एक क्रम आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आता है, यहाँ से प्रश्न आता है, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, लेकिन एक क्रम आप लोग याद कर लीजिए
यहाँ से बार बार प्रश्न आता है क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। फिर पोर्चुगीज, ठीक ना। सबसे पहले कौन आया? पोर्चुगीज। फिर पोर्चुगीज के बाद डच। पोर्चुगीज के बाद कौन आया? डच। पुर्तगाली, डच। फिर उसके बाद कौन आया? अंग्रेज आए, ठीक ना, ब्रिटिशर्स आए। फिर उसके बाद कौन आया? डेन। फिर उसके बाद कौन आया? डेन। फिर उसके बाद कौन आया? फिर उसके बाद कौन आया? फ्रांसीसी आए। तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, देन फ्रांस। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, देन फ्रांस। कौन है? इसको बार बार रटिए आप लोग, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, देन फ्रांस। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, देन फ्रांस। सबसे पहले पुर्तगाली आए, पोर्चुगीज आए, फिर कौन आया? डच आए, डच के बाद जो है अंग्रेज आए, फिर डेन आए और फिर फ्रांसीसी आए। तो क्या हो गया? पुर्तगाली, डच, याद करिए ब्रिटिशर्स, देन फ्रांस। EDBDF मैंने तो एकदम रट लिया है इसको, एकदम से ये क्रम मैंने जो एकदम से रट लिया। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, देन फ्रांस, ठीक। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, देन फ्रांस। और ये मैं रटा हुआ, यहाँ पे लिखा तो है नहीं सामने, तो ये रटा, इसको आप लोग भी रट लीजिए। और नहीं रटेंगे तो ये कब यहाँ से प्रश्न आ जाए आप परेशान हो जाएंगे, ठीक। तो इसको हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, यहाँ से आप लोगों का चैप्टर 40 स्टार्ट हो गया, ठीक। तो मैं अपने वादे के अनुसार चीज़ें डिलीवर करते जा रहा हूँ, कर रहा हूँ ना। कहा था कि 20 से 25 दिन पहले कम से कम कंप्लीट करा दूंगा। अभी मेरे पास कितना दिन है? मतलब 55 दिन है कुल मिलाकर के एग्जाम में। तो अभी मेरे पास अपने वादे के अनुसार 30 दिन है। तो मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एक साथ चल रही है, ठीक ना। ज्योग्राफी एकदम एंड होने के कगार पे है अपने, मतलब बस 2-4 लेक्चर में वो समाप्त हो जाएगी, 4 से 5 लेक्चर में ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगी। उसकी जगह मैं क्या करूँगा? ज्योग्राफी की जगह साइंस लगा लूँगा। कुछ चैप्टर्स जो साइंस के इंपॉर्टेंट हैं वो पढ़ा दूंगा। और इकोनॉमी के भी मैंने वादा नहीं किया था, डे 1 पे जाके देख लीजिएगा क्लास पे, मैंने वादा नहीं किया था इकोनॉमी पढ़ाने के लिए, लेकिन कुछ लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं। तो जहाँ से प्रश्न आते हैं खास करके जैसे गरीबी से, कुछ चैप्टर हैं जैसे पॉवर्टी है, ठीक ना, इकोनॉमी में पॉवर्टी, ठीक। फिर ये क्या है? इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन। फिर कुछ टर्म्स हैं उनसे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ टर्म्स से भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये क्या हो गया? फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक। तो ये जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उनको करा दूंगा, ठीक। बस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पूरी साइंस, पूरी इकोनॉमी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ताकि आपको कम से कम वहाँ से जो नए क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ से आपको 4-5 प्रश्न आपको मिल जाए। बाकी आप रिपीटेड पढ़िएगा, वहाँ से फंसेंगे, करंट से पढ़ेंगे, फंसेंगे, ठीक ना। अब इतना मैं करा दिया वो भी बहुत है, इतना आसान है नहीं। मैंने देखा हुआ है कि लूसेंट कंप्लीट करना बहुत मतलब टफ टास्क है, इतना मैंने करा दिया ये भी, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।